हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था। आज अपन देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? तो देखो, हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई रिएक्शन है, आर चेंज होके बना रहा है पी, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखूं तो रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। ऐसे रेट लिखी जाती है। रिएक्टेंट यहाँ पे आर है, इसलिए हमने आर की कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट की पावर कितनी लिखेंगे? 1। तो यहाँ रिएक्टेंट की पावर का एडिशन अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आने वाली है? वैल्यू आने वाली है 1, ठीक है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर की पावर 1 के, तब इसको कौन सा ऑर्डर बोल देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? द रिएक्शन whose rate is directly proportional to the first power of concentration of reactant. Such type of reactions are known as first order रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखो, रेट हो गई, ठीक है। रेट को मुझे थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा। ये आपकी जो रेट है वो रेट क्या हो गई? फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये साइन तो कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है। ये साइन तो कॉन्सेंट्रेशन का है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। ये पावर कितनी है? देखो 1। फर्स्ट पावर के क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको कौन सी रिएक्शन बोल देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसके लिए रेट लिखना चाहूं तो रेट में कैसे लिखूंगा? रेट लिख दूंगा मैं कुछ ऐसे। अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम। रिएक्टेंट आएगा तो साइन माइनस कर लेंगे। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? आर। तो आर अगर रिएक्टेंट है तो मैं लिखूंगा क्या? डी आर अपॉन डी टी। माइनस का साइन मैं पहले से लगा चुका हूं। अगर मैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? प्लस का साइन लगेगा। डीपी, डीपी क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डीटी। डीटी क्या है? चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। तो ये था अपना रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन अपने को दी हुई है क्या? आर पी, आर चेंज होके बना रहा है पी, तो ये हो जाएगा अपना क्या? रेट। अच्छा, अब अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में सीधा से लिखूंगा कि जो रेट है वो क्या होता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट की पावर एन के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन के, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट क्या हो जाएगा? इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट किया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? आर। भाई हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, रिएक्टेंट के लिए अपन ने आर लिख दिया, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एन की जगह कितना लिखेंगे? पावर एन है ना, तो एन की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है।
अगर मैं इस रेट को, अभी मैंने पीछे लिखा था, रेट को क्या लिखा था, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, के इक्वल टू के, आर की पावर कितना आएगा, आर की पावर आएगा 1। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डी आर अपॉन आर को मैं नीचे लेके आता हूं, डी टी को मैं उधर भेज देता हूं, डी आर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। ठीक है, अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, सॉरी डी आर अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन करता हूं इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करूंगा के डी टी का, है ना। तो माइनस डी आर अपॉन आर, हमने बात कर रखी है, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन आर, पीछे मैंने लिखा था लास्ट वीडियो में, एल एन अपॉन आर, एल एन आर आ गया, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया क्या, इसको लिख दिया मैंने के। ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका के, डी टी का इंटीग्रेशन मैंने लिखा था, क्या होगा, टी प्लस क्या लगाएंगे, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैं टी इक्वल टू 0 पे बात करूं, ठीक है ना, मैं क्या बात करूं, मैं अगर बात करूं टी इक्वल टू 0 पे, तो टी इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करेंगे, तो इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं, अगर मैं टी इक्वल टू 0 पे बात करूं, टी इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, है ना, उस टाइम रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल मारेंगे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मान लेते हैं आर नोट। ठीक है, चलो अगर टी इक्वल टू 0 में आर इक्वल टू में आर नोट पुट करता हूं, है ना, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एल एन, आर की जगह क्या लिखूंगा, आर नोट, क्योंकि टाइम हमने लिया है टी इक्वल टू 0 का, माइनस एल एन आर नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, टी कितना लिया है 0, प्लस क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकल के आती है क्या, माइनस एल एन आर नोट, माइनस एल एन आर नोट निकल के आती है, सिंपल था। अब मैं माइनस एल एन, जो माइनस एल एन आर नोट है, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, पीछे अपन ने एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं सी की। ठीक है, तो अगर मैं सी की वैल्यू पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा, माइनस एल एन आर इक्वल टू क्या होगा, के टी प्लस सी है, तो प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस एल एन आर नोट। ठीक है, ये लिखूंगा, तो ये अगर मैं लिखता हूं माइनस एल एन आर नोट, ये सी की वैल्यू हो गई अपनी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होता है, अब मैं लिखता हूं के टी इक्वल टू लिखता हूं के टी, ये माइनस एल एन आर नोट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो के टी इक्वल टू क्या हो गया, एल एन आर नोट, ये माइनस का एल एन आर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल एन आर। ठीक है, ये आ गया। अब के टी इक्वल टू मैं सोल्व करना चाहूं, के टी इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस एल एन आर, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b होता है। ठीक है, तो एल एन आर नोट को मैं log a मान लू, एल एन आर को मैं log b मान लू। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मानता हूं इस तरीके से, तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ये आपका log a हो गया, ये आपका ये log a हो गया, ये log b हो गया। ठीक है, तो log a अपॉन b हो जाएगा, log a अपॉन b का मतलब क्या हो जाएगा, log a अपॉन b का मतलब क्या हो जाएगा, log a अपॉन b मतलब के टी इक्वल टू एल एन log a अपॉन b, तो log a अपॉन b मतलब क्या हो जाएगा, आर नोट अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था, एल एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं,
के टी, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एल एन इक्वल टू कितना 2.303। ठीक है, एल को मैं क्या लिख सकता हूं 2.303, साथ में क्या आ जाएगा लॉग, तो एल इक्वल टू आ गया 2.303 लॉग। तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या होता है, ये टी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल एन आर नोड अपॉन आर, और टी आ गया आपका इधर नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका के इक्वल टू, एल एन की जगह लिख सकता हूं 2.303 लॉग बेस 10 आर नोड अपॉन आर, और डिवाइडेड बाय ये जो टी है ये यहाँ पे कुछ ऐसा रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या आया 2.303 लॉग बेस 10 आर नोड अपॉन टी आर। ठीक है ना, ये आ गया। तो ये है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अब यहां बात आती है आर नोड क्या है ना। आर नोड हमने बात करी थी टी इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्या होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आर क्या था, ये टी टाइम के बाद में था, तो इसको हम बोलते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट आया आपके पास में के इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 आर नोट अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटरवल इक्वेशन की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। इंटरवल इक्वेशन, ये इंटरवल इक्वेशन क्या होता है। देखो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी एल एन आर इक्वल टू के टी माइनस एल एन आर नोट, ये लिखा था। इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस है उसको प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एल एन आर हो गया प्लस एल एन आर, प्लस का के टी था वो हो जाएगा माइनस का के टी। ठीक है, और प्लस का माइनस का एल एन आर नोट हो जाएगा प्लस का एल एन आर नोट, माइनस का मल्टीप्लाई किया। अब देखो एल एन आर वन इक्वल टू, ठीक है ना, दो कंडीशन के लिए लिख लेते हैं इसी इक्वेशन को, दो कंडीशंस के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, आर वन और आर टू कंडीशन के लिए हम इसको लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखते हैं एल एन आर वन इक्वल टू क्या होगा माइनस के तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा माइनस के, टेम्परेचर T1 लिख लेते हैं R1 के लिए, T1 प्लस एल एन आर नोड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आर नोड ही रहेगी दोनों ही कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड कंडीशन में R1 की जगह R2 कर देते हैं, माइनस के T2 कर देते हैं। ठीक है, प्लस एल एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एल एन आर नोड ही रख लेते हैं। यह होगी इक्वेशन 1, ये होगी अपनी इक्वेशन 2। अब देखो अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू इक्वल टू, देखो ये क्या था आपका माइनस के टी वन था, माइनस के टी वन, इसमें से क्या करेंगे माइनस का के टी टू, माइनस का माइनस के टी टू। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब अपने को एल एन आर नोड में से क्या निकालना है, एल एन
आर नोड माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस का रखेंगे और फिर प्लस का रखेंगे, प्लस आर नोड, तो वो हो जाएगा क्या, प्लस एल एन आर नोड माइनस एल एन आर नोड, ठीक है। ये प्लस एल एन आर नोड को अपन ने माइनस कर दिया किस में से, प्लस के एल एन आर नोड में से, तो प्लस प्लस हो गए आपके माइनस। तो इस तरीके से अपन ने को इनको माइनस करना है। यहां देखो वापस log a माइनस log b हो गया, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, log a अपॉन b करते हैं, तो ये हो जाएगा ln r1 अपॉन r2 इक्वल टू माइनस के टी वन है, ये हो गया माइनस के टी वन। अब ये माइनस के टी टू और आगे साइन भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के टी टू, प्लस एल एन आर नोड और माइनस एल एन आर नोड आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो एल एन आर वन अपॉन आर टू, एल एन आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के टी टू माइनस के टी वन, ठीक है, इतना लिख सकता हूं। हमें पता है डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, टी टू माइनस टी वन होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, के डेल्टा टी लिख सकता हूं, के टी टू माइनस के टी वन को, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया के डेल्टा टी इक्वल टू एल एन आर वन अपॉन आर टू, ये हो गया। तो के इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी नीचे जाएगा, है ना, तो क्या होगा वन अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा एल एन आर वन अपॉन आर टू, ये हो गया। के इक्वल टू एल एन को क्या लिख सकता हूं, 2.303 और आ जाएगा साथ के अंदर 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। डेल्टा टी आपका वैसे का वैसे ही पड़ा है, चलो डेल्टा टी वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ है log बेस 10 आर वन अपॉन आर टू, हो गया आपका आर वन अपॉन आर टू, ठीक है। ये हो गया अपने इंटरवल इक्वेशन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटरवल इक्वेशन आ गई आपके पास में, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ पे आपको आर वन पूछे, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, टी वन टाइम के ऊपर क्या, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और आर टू क्या हो जाएगा, टी टू टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं डेल्टा आर वन, ये क्या है आपका, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant at time t1, ठीक है। R2 क्या है, R2 है आपका concentration of reactant at time t2, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है आपका चेंज इन टाइम, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये इंटरवल इक्वेशन होगी। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, जब आपका रिएक्टेंट कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, वो वाला टाइम, ठीक है ना। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन मान लो आर नोड है, ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो पे, तो कितने टाइम में उस कॉन्सेंट्रेशन कितना रह जाएगा, आर नोड बाई टू रह जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई है टी इक्वल टू जीरो पे, उस टाइम रिएक्टेंट है आर नोड के इक्वल, ठीक है। अब टी हाफ किसको बोलेंगे, टी हाफ बोले तो हाफ टाइम कब बोलेंगे, या हाफ लाइफ किसको बोलेंगे, जब आर नोड कितना रह जाए, आर नोड बाई टू रह जाए, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट कितना हो जाए, आधा हो जाए, तो उसको आधे होने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोल देते हैं या हाफ टाइम बोल देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, द टाइम इन विच
concentration of reactant is reduced to is reduced to half of its initial of its initial concentration is called half life। और हमने पीछे ही बात करी थी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, क्या थी इक्वेशन? अभी पीछे निकाला था, k इक्वल टू क्या निकाला था? 2.303 अपॉन टी, और क्या था? लॉग आर नोड अपॉन आर, यही था। आर नोड क्या था? टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और आर क्या था? आर था टी इक्वल टू टी टाइम पे, ठीक है ना। तो टी हाफ पे क्या होगा? टी हाफ पे आपका जो रिएक्टेंट होगा एट टी हाफ मतलब हाफ टाइम पे, रिएक्टेंट कितना रह जाएगा? रिएक्टेंट आर नोड से कितना हो जाएगा? आर नोड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मान लो शुरुआत में आर नोड थी, तो अब कितनी हो जाएगी? आर नोड बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इस फॉर्मूला के अंदर रखते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट तो क्या थी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आर क्या है? टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ना। तो हम इसको कितना लिख देते हैं? टी टाइम पे मतलब टी हाफ मान लेते हैं उस टाइम को। टी टाइम इक्वल टू कितना? टी हाफ। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर नोट बाई 2 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। मतलब जब आपका टी हाफ मतलब हाफ टाइम की बात करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ, उस टाइम आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, मतलब आर नोट डिवाइडेड बाई 2 तो ये आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 2, क्या हो जाएगा? लॉग 2। अगर इसको मैं देखूं, टी को मैंने कितना रखा? आर नोट बाई 2 रखा ना आर को, तो टी को रखना पड़ेगा टी हाफ। तो टी हाफ कितना निकल के आया? टी हाफ इक्वल टू आया 2.303 डिवाइडेड बाई टी, सॉरी के डिवाइडेड बाई के, और ये आ गया आपका log 2 इंटू क्या आ जाएगा? log 2। ये आ गया आपका log 2। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू कितना आ जाता है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो ये टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जो हाफ लाइफ है वो देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो डिपेंड नहीं करता है किस पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नोड था, अब फॉर्मूले में कहीं आर नोड आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction does not depends on initial concentration of reactant, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ हमने जो पीछे इक्वेशन ली थी बस उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, तो बना देते हैं भाई। तो देखो ग्राफ बिटवीन बनाते हैं एल एन आर वर्सेस टी। तो फर्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे ग्राफ बिटवीन एल एन आर
वर्सेस टी। देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसमें एल एन भी आता हो, एल एन आर भी आता हो, टी भी आता हो। तो वो इक्वेशन वापिस वही लेते हैं, एल एन आर इक्वल टू, प्रीवियसली हम इसको पढ़ चुके हैं, के टी माइनस एल एन आर नोट। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। ठीक है, एल एन आर को मैं वाई एक्सिस पे ले लूं, ठीक है, और टी को मैं किस पे ले लूं, एक्स एक्सिस पे ले लूं। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा नहीं हो गया क्या? y कौन है, एल एन आर वाई है, t कौन है, एक्स एक्सिस पे t ले लेंगे, मतलब x इक्वल टू t हो गया। और एल एन आर नोट किसके, सी के इक्वल, तो माइनस के किसके इक्वल, एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें, अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से अगर हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके बीच में ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनता है इनके बीच में, देखो ग्राफ बनाते हैं। देखो एल एन आर ये लिया अपन ने कहा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एल एन आर लिया, ये हो गया आपका एल एन आर। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टी, क्या लिया एक्स एक्सिस पे, टी ले लिया, चलो ये भी ले लिया। अब एम देखो कैसा है, माइनस के का मीनिंग क्या है, माइनस के का मीनिंग है कि आपका जो स्लोप है, एम क्या होता है, एम स्लोप होता है ना, जो आपका स्लोप है वो कैसा आ रहा है, स्लोप आ रहा है आपका माइनस के, मतलब कैसा आ रहा है, निगेटिव, निगेटिव आ रहा है, मतलब आपका स्लोप निगेटिव आएगा, मतलब लाइन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, इस ग्राफ का मीनिंग है कि आपका स्लोप क्या है, एम किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल, कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, और ये किसको बताता है भाई, क्या है, इंटरसेप्ट, क्या है, इंटरसेप्ट। और ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल। इंटरसेप्ट क्या होता है, सी होता है, और सी इक्वल टू कितना है, सी इक्वल टू आपका एल एन आर नोट। ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट है आपका सी इक्वल टू, और सी कैसा है, पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट भी आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये एक ग्राफ तो अपन ने बना लिया, ग्राफ बिटवीन एल एन आर वर्सेज टी। अब सेकंड ग्राफ की हम बात करते हैं। ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं, क्या भाई, ग्राफ बिटवीन बिटवीन लॉग आर नोड अपॉन आर वर्सेस टी। सो ये ग्राफ बनाना भी टफ नहीं है, क्यों, इक्वेशन हमने पढ़ी थी पीछे, k इक्वल टू 0.303 अपॉन टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नोड अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी को ऊपर भेज दूं, तो इस साइड में भेज दूं, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा के टी इक्वल 2.303, नीचे आ जाए तो के टी अपॉन 2.303। ठीक है, इक्वल टू पीछे क्या रह गया, लॉग लॉग आर नोड अपॉन आर। तो अपने को इसी से तो ग्राफ बनाना था। ठीक है, चलो मैं इसको वापस कंपेयर कर देता हूं, इसको मैं बना देता हूं, मान लो y मान लेता हूं। ठीक है, t को मान लेता हूं क्या, x। ठीक है, तो ये k अपॉन, तो m किसके इक्वल हो गया, m हो गया k अपॉन 2.303, तो ये अपना स्लोप हो गया। ठीक बात है, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया लॉग आर नोड अपॉन आर, और x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया t। देखो ये t x के इक्वल, तो बाकी बच गया वो किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल। तो m के इक्वल हो गया, तो मैं इसको कर देता हूं कुछ ऐसे। अब अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट, इक्वेशन अपने को चाहिएगी। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो क्या करना है, y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, y एक्सिस पे ले रहे हैं लॉग, y एक्सिस पे ले रहे हैं लॉग आर नोड अपॉन आर।
चलो ये ले लिया। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं किसको, टी को, ठीक है ये भी हो गया। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसके लिए इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा, ठीक है ना। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो किसके इक्वल होगा, स्लोप होगा आपका कुछ ऐसा, m इक्वल टू किसके, k अपॉन 2.303, ठीक है। इस लाइन का स्लोप k m इक्वल टू k अपॉन 2.303 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो इंटरसेप्ट है क्या इसके अंदर, c की तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। देखो यहाँ केवल y इक्वल टू एम एक्स ही है, c तो है ही नहीं, इसलिए c कुछ आ नहीं रहा। देखो c कितना है, c की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता तो यहाँ ये c की वैल्यू कुछ होती, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये c कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 0, कुछ भी नहीं है c। तो लाइन अपने को वापस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अपना क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ थे दोनों। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, है ना, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके तो बहुत फेमस एग्जांपल है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और भी कुछ एग्जांपल है जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O एंड N2O5, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम। तो ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, ये सारे के सारे एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आप बोलोगे सर पीछे करा था ना, अरे वो हमने गैसियस स्टेट के लिए बात नहीं करी थी, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट गैसियस हो तो वो हम बात करते हैं आप, ठीक है। तो पहले हमने गैसेस के लिए बात नहीं करी थी, ओवरऑल बात करी थी। अब हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, ठीक है। गैसियस रिएक्शन के लिए बात करते हैं। तो देखो k इक्वल टू वहां पे क्या था, आर नोट अपॉन आर था ना, तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़े थे वही है, k टी लॉग, यहाँ पे आता था आर नोट अपॉन आर आता था, तो हम यहाँ कर देंगे p इनिशियल अपॉन क्या आ जाएगा p a लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एट टी इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन लिखते हैं। मान लो इक्वेशन आपके पास में a गैस चेंज होके क्या बना रहा है, b गैस प्लस सी गैस, तो कैसी रिएक्शन होगी, गैसियस रिएक्शन। इसके लिए अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस टाइम ए का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, और ए का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, हम उसको किस में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं, गैसियस जो रिएक्शंस होती है उसमें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, पीआई एटमॉस्फेयर है, कितना है, पीआई एटमॉस्फेयर। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है उस टाइम बी कुछ बनेगा क्या, प्रोडक्ट तो उस टाइम कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। रिएक्शन स्टार्ट होती है तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कुछ होगा नहीं। मतलब कितना होगा, बी का पार्शियल प्रेशर कुछ बना ही नहीं है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बी और सी दोनों 0 एटीएम होंगे। एट टी इक्वल टू कितना, टी टाइम में क्या होगा, पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, शुरुआत में पी आई एटीएम था ना, अब क्या होगा इसमें से, कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से कुछ कम, कितना कम हो रहा है, हम मान लेते हैं एक्स कम हो रहा है। तो शुरुआत में था पी आई, कितना था, शुरुआत में था तुम्हारा पी आई माइनस, इसमें से कुछ कम हो गया, कितना कम हो गया, एक्स कम हो गया, ठीक है। तो इनमें से जब आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, तो जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तब आपने ऐसा भी जरूर पढ़ा है कि अगर ए के 1 मोल है ये टूटता है, तो बी के 1 मोल और सी के 1 मोल अगर बन रहे हैं, तो अगर ए में से एक्स एटीएम कम हो रहा है तो बी का एक्स एटीएम बनेगा और सी का भी कितना बनेगा, एक्स एटीएम ही बनेगा, ठीक है। तो मेरे को पता है कि
पीए था शुरुआत के अंदर, मतलब एक का टी इक्वल टू 0 पे पार्शियल प्रेशर था पीआई एटीएम, है ना, पी इनिशियल बोल देते हैं उसको। अब इसमें से टी इक्वल टू टी टाइम पे ए का कुछ अमाउंट कम होगा, तो ए का कुछ अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, ए के कुछ अमाउंट कम होने से एक्स मान लो कम हो रहा है, तो मान लो ए में से एक्स टूट रहा है, तो बी का एक्स बनेगा और सी का भी क्या होगा, एक्स ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सबके मोल कितने हैं, 111 मोल है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं पी ए में से कुछ कम हो गया, एक्स कम हो गया, तो पी ए शुरुआत में था पी आई, तो पी आई माइनस एक्स बच गया। अब बी कितना बनेगा, एक्स एटीएम बनेगा, और सी कितना बनेगा, एक्स एटीएम ही बनेगा, ठीक है, सिंपल है। अब क्या होता है, टोटल अगर मैं बात करूं पी टोटल की, है ना, तो पी टोटल क्या होता है कि टोटल पार्शियल प्रेशर मिक्सचर का, तो पी टोटल किसके होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के इक्वल, ठीक है। पी टोटल इक्वल टू पी ए कितना है, हमें पता है पी ए इक्वल टू है पी इनिशियल माइनस एक्स, बिल्कुल। पी बी कितना है, एक्स, और पी सी बी कितना है, एक्स, ठीक है। तो पी टी इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, पी इनिशियल प्लस क्या रह जाएगा, एक्स, बिल्कुल रह जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पी टी माइनस पी इनिशियल, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन इक्वेशन आपकी जो थी पी ए इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी ए इक्वल टू पी इनिशियल माइनस एक्स, ये वाली, है ना, पी इक्वल टू पी इनिशियल माइनस एक्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, एक्स की, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आ गई हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो ये इसमें रख देते हैं पी ए इक्वल टू पी आई माइनस पी एक्स के अंदर। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, तो पी टी इक्वल टू, सॉरी, पी ए इक्वल टू क्या था, पी ए इक्वल टू था आपका पी इनिशियल माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है, पी टी माइनस, है ना, पी टी माइनस पी इनिशियल, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, पी ए इक्वल टू हो जाता है पी इनिशियल माइनस का पी टी, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का पी आई, ठीक है, ये हो गया। तो पी ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू हो जाएगा, देखो पी आई और पी आई कितने हैं, टू पी आई, पी आई और पी आई कितने हो गए, टू पी आई, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, टू पी आई, बिल्कुल टू पी आई, माइनस में क्या लिख सकता हूँ, पी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू कितना आ गया, टू पी आई माइनस पी टी, ठीक है। अब देखो हमारे पास में शुरुआत में ये था इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, है ना, इसमें हमारे को उस टाइम पीए की वैल्यू पता नहीं थी, अब हमें पीए की वैल्यू निकल के आ गई, तो इस इक्वेशन में हम पीए की वैल्यू रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में पीए की वैल्यू रखेंगे तो के इक्वल टू इक्वेशन थी हमारी 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन क्या था, पी ए, और पी ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, टू पी आई माइनस पी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में इसके लिए गैसियस रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो कभी हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं तरीके से रेक्टेंगल में, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, ये पी आई पी ए पी बी पी सी ये है क्या चीजें, देखो लिख लेते हैं। एक आया पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ए एट टी इक्वल टू 0, पी आई क्या है आपका, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ए एट टी इक्वल टू 0। पी ए क्या है भाई, पी ए है फाइनल प्रेशर, क्या है, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस ए या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूं, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम टी, ठीक है। पीबी क्या है, पीबी है आपका
partial pressure of gas B। PC क्या है? यही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। PT क्या है? PT है टोटल प्रेशर। क्या है? टोटल प्रेशर। PT है हमारा टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसके लिए? गैसियस रिएक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो, ऐसी रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है? डिफरेंट होती है। किससे? ऑर्डर से। ठीक है ना। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर 1 होगा बट मोलिकुलरिटी 1 नहीं होगी। ठीक है ना। तो ऐसा एग्जांपल हम देखे थे पीछे, क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो उसमें क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर मोलिकुलरिटी 2 आ रही थी, लेकिन ऑर्डर कितना आ रहा था? 1 था। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी अलग होती है उनको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर तो फर्स्ट है बट मोलिकुलरिटी फर्स्ट नहीं है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन होगा द रिएक्शन whose molecularity is 2 but order is 1 such type of reactions are known as pseudo first order रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर क्या था हमारा? एस्टर था सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। हमने इसका किया हाइड्रोलिसिस, मतलब H2 को क्या लेना है? एक्सेस में लेना था। और मैंने बताया था ऑर्डर लिखते समय जो चीज एक्सेस में होती है उसको ऑर्डर में हम शामिल ही नहीं करते हैं। तो क्या बनता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, C2H5OH, मतलब एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं रेट लिखना चाहूं, रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है आपका? एस्टर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड H2O। क्योंकि H2O क्या है? एस्टर H2O आपका एक्सेस में है, दैट्स वाई इसकी पावर 0 लगाएंगे। एस्टर का कोफिशिएंट कितना है? 1। कोफिशिएंट 1 इसका भी है। कोफिशिएंट कहां चला जाता? पावर में। तो एस्टर का कोफिशिएंट 1 था इसलिए पावर आ गई 1। H2O का कोफिशिएंट 1 है बट फिर भी हम कितना लिखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? एक्सेस के अंदर है। और जो एक्सेस में होता है ना, उसके आगे अब भले कितने ही लो आप, कोफिशिएंट कितना भी हो, पावर में कितना लिखा जाएगा? 0 ही लिखा जाएगा। तो रेट क्या होती है? सॉरी, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है आपका कि रेट लो के अंदर जो भी रिएक्टेंट है उनकी पावर्स को ऐड कर दो तो वो क्या आ जाता है? ऑर्डर। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिएक्टेंट कौन है? एस्टर। और वाटर की पावर तो 0 है, एस्टर की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा? N इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + 0 करोगे तो कितना आएगा? 1। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? स्यूडो। अब यहाँ पे मोलिक ऑर्डर तो कितना आ गया? ऑर्डर तो आ गया 1, बट मोलिकुलरिटी कितनी आ रही है? मोलिकुलरिटी क्या होती है? रिएक्टेंट के कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, 1 मोलिक्यूल एस्टर का, 1 मोलिक्यूल किसका? H2O का पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं? मोलिकुलरिटी क्या होती है? बस पार्टिसिपेट होने वाले जो मोलिक्यूल्स हैं उनको ऐड कर दो तो 1 + 1 कितना आएगा? 1 हो गया एस्टर का, 1 हो गया वाटर का, तो कितना? 2। और जब मोलिकुलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होता है तो दिखती तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है बट है फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। तो आपको क्या आ रही है? फील आ रही है ना सेकंड ऑर्डर की। तो इस टाइप से स्यूडो का मतलब होता है झूठा।
है ना। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब है तो ऑर्डर तो फर्स्ट है बट दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स करने के बाद में हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा टॉपिक जैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखेंगे। और लास्ट में एक अपने को पढ़ना है कोलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, है ना। कोलिजन थ्योरी तो फेल हो गई थी, उसके बाद में कोलिजन थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस करके हमने क्या करा, उसमें थोड़े चेंज करके हमने उसको पढ़ना है। वो है आपकी इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, है ना, वो पढ़ना है अपने को। और उसके बाद में अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो सिंपल था, कोई ज्यादा टफ चीजें इसके अंदर नहीं थी। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह है, टेलीग्राम्स के ग्रुप्स वगैरह है, तो उसमें शेयर कर दिया करें। और चैनल को लाइक कर दिया करें, जो भी वीडियो आप देखते हैं तो उसको प्लीज़ आप लाइक कर दो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, 2 वीडियो और बनेंगे इसके और उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।